कक्षा 12 जीव विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 7 जैव विकास या विकास इवोल्यूशन और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में आपको समझाया जा रहा था, जिसमें अब तक प्रेषित ऑडियो नोट्स के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जैव विकास के प्रमाण समझाए जा रहे थे, जिसमें तुलनात्मक शारीरिकी एवं आकारिकी से प्रमाण, दूसरा संयोजी कड़ियों से विकास के प्रमाण एविडेंसेस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक्स, जिसमें आपको कई सारे संयोजी जंतुओं के बारे में समझाया गया था। तीसरा महत्वपूर्ण प्रमाण अवशेषी अंगों से विकास के प्रमाण एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन्स, जिसमें कई सारे अवशेषी अंगों के बारे में आपको अवगत कराया गया था। और चौथा भ्रमणकी से प्रमाण एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। इसके पश्चात पूर्वजतता या प्रत्यावर्तन से प्रमाण एविडेंसेस फ्रॉम एटाविज्म और रिवर्जन। और तत्पश्चात जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण एविडेंसेस फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी। यहाँ तक आपको समझाया गया था। आपकी स्क्रीन पर डार्विन्स थ्योरी ऑफ फिंचेस ऑफ द गैलापागोस आइलैंड का डायग्राम बना है। यह भी एक प्रकार से जैव विकास का प्रमाण है, जो भौगोलिक वितरण से प्रमाण के अंतर्गत आता है, एविडेंसेस फ्रॉम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपको विभिन्न प्रकार की पक्षी और ख़ास करके उनकी चोंच दर्शाई गई है। डार्विन ने अपने संसार भ्रमण में अमेरिका के समीपवर्ती समुद्र में स्थित गैलापागोस द्वीप समूहों के जीव जंतुओं का अध्ययन किया। उनमें उन्होंने एक प्रकार की चिड़िया, जिसे हम डार्विन की फिंचेज, डार्विन्स फिंचेज के नाम से जानते हैं, और देखा कि जियोस्पाइजा की 20 से 22 किस्में मिलती जुलती देखी गई। डार्विन ने यह भी देखा कि इन द्वीपों में हवा की गति, ताप, नमी, समुद्री तूफानों आदि के अनुसार वातावरणीय दशाओं में बहुत बड़ा अंतर है तथा जंतु और पादप समूह अलग अलग प्रकार के हैं। इसका विवरण हम बाद में प्रेषित करेंगे। फिलहाल अभी आपको जैव विकास के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इसके बारे में विशेष रूप से समझना है। तो आइए डार्विन फिंचेस के बारे में हम आपको बाद में इसका ऑडियो नोट्स प्रेषित करेंगे। अभी आपको जैव विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। जो भी ऑडियो नोट्स आपको प्रेषित किया जा रहा है, इसको समय से आप लिखते चलिए, और ख़ास करके नोट्स के अलावा जो मेरे द्वारा बताई गई महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको भी ध्यान से सुनना है और समझना है। तो आइए जानते हैं विकास के बाद या जैव विकास के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन और थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। जैसा कि आपको बताया था कि जैव विकास है क्या, तो प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अत्यधिक जटिल जीवों की उत्पत्ति को ही जैव विकास या कार्बनिक विकास कहा जाता है। अर्थात जैव विकास निरंतर चलने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें एक सरल संरचना वाला प्राणी एक जटिल संरचना में परिवर्तित हो जाता है। तो जैव विकास को समझाने के लिए अलग अलग समय पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांतों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। इसी कड़ी में मुख्य रूप से जो जैव विकास के सिद्धांत प्रेषित किए गए हैं, उनमें से लैमार्क द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, और दूसरा डार्विन द्वारा प्रेषित
प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत और तीसरा ह्यूगो डिवरीज का उत्परिवर्तनवाद। ये प्रमुख वाद जैव विकास के बारे में दिए गए हैं और सभी ने अपने स्तर से जैव विकास को समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहला नाम लैमार्क का आता है। लैमार्क ने भी जैव विकास को समझाने का प्रयास किया था और उनके सिद्धांत को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहा गया, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। सबसे पहले हम जानते हैं कि लैमार्क द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, जिसे हम लैमार्कवाद के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लैमार्क कौन थे। लैमार्क का पूरा नाम जीन बैप्टिस्ट पियरे एंटोनी डी मोनेट लैमार्क, लेकिन संक्षिप्त में हम जीन बैप्टिस्ट लैमार्क भी कहते हैं। लैमार्क का जन्म 1744 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। लैमार्क का मानना था कि प्रत्येक प्रजाति का विकास उसके पहले की अस्तित्व वाली प्रजाति से हुआ है। लैमार्क ने जैव विकास परिकल्पना हाइपोथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को स्पष्ट करने के लिए प्रथम महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, जिसे लैमार्क का सिद्धांत या लैमार्कियन थ्योरी या फिर उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहलाती है। लैमार्क ने जैव विकास से संबंधित अपने विचारों को अपनी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक, ये नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, फिलॉसफी जूलॉजिक, जिन्होंने लैमार्क ने इस बुक को लिखा था। इसका प्रकाशन 1809 में हुआ था। लैमार्क ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान, अकशेरुकी तथा कशेरुकी जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। इन्होंने ही सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स शब्दों को प्रयुक्त किया था। दृष्टि कमज़ोर होने पर भी लैमार्क अपने शोध कार्यों में लगे रहे और जीवन के अंतिम दिनों में अंधे भी हो गए थे और इनका देहांत 1829 को हो गया था, अर्थात इनका जन्म 1744 में हुआ और 1829 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने जो अपने सिद्धांत दिए थे उनमें सबसे पहला था आंतरिक जैव बल। तो आइए जानते हैं इनके द्वारा कौन कौन से सिद्धांत दिए गए और उन सिद्धांतों की व्याख्या क्या है। आंतरिक जैव बल, इंटरनल वाइटल फोर्सेस, कुछ आंतरिक जैव बलों की उपस्थिति के कारण जीवों में अपने अंगों तथा पूर्ण शरीर के आकार में वृद्धि करने की प्रवृत्ति सदैव बनी रहती है। इस प्रिंसिपल में, सिद्धांत में उन्होंने इतना ही बताया कि पृथ्वी पर उपस्थित निरंतर परिवर्तनशील वातावरणीय दशाओं के अनुसार स्वयं के अनुकूलित करने हेतु जीव शरीर तथा उसके अंगों के आकार में वृद्धि की स्वाभाविक प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया वातावरण का प्रभाव और नई आवश्यकताएं। प्रत्येक जीव पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उसकी संरचना और स्वभाव में परिवर्तन होता है। लैमार्क के अनुसार पादपों में यह प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, जबकि जंतुओं पर अप्रत्यक्ष रूप से उनके तंत्रिका तंत्र के माध्यम से पड़ता है। वातावरण सभी प्रकार के जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित रूप से ही प्रभावित करता है। परिवर्तित वातावरण ही जीवों में नई आवश्यकताओं को उत्पन्न करता है। जीवों की लगातार नई ज़रूरतों के अनुसार नए अंगों तथा शरीर के दूसरे भागों का विकास होता है। लैमार्क के द्वारा जो तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया वो है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग या अनुप्रयोग, इफेक्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। वातावरण के प्रभाव के परिणाम स्वरूप जीवधारी अपने अंगों का उपयोग या
अनुपयोग करते हैं। वे अंग जो उपयोग में आते हैं अधिक विकसित हो जाते हैं। इसके विपरीत जो अंग उपयोग में नहीं आते या उनका उपयोग कम किया जाता है, उन अंगों का धीरे धीरे ह्रास या डिजनरेशन होने लगता है और अंत में वे अंग लुप्त हो जाते हैं या फिर कभी कभी ये अंग अवशेषी अंगों के रूप में भी पाए जाते हैं। जैसा कि जैव विकास के प्रमाण में आपने अवशेषी अंगों से विकास के प्रमाण में देखा है, बहुत सारे अंग मनुष्य के शरीर में 100 से ज़्यादा अवशेषी अंग हैं जिनका उपयोग पहले कभी रहा होगा, लेकिन उनका उपयोग न करने के कारण या तो अक्रियाशील हो गए हैं या फिर अवशेष के रूप में हमारे शरीर में आज भी मौजूद हैं। और जो चौथा अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत था, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। जीवों में वातावरण के सीधे प्रभाव तथा अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग से प्रकट होने वाले परिवर्तनीय लक्षण को उपार्जित लक्षण कहते हैं। ये उपार्जित लक्षण वंशागत होकर संतानों में पहुंचते हैं। इन लक्षणों की वंशागत के कारण कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न जीव अपने पूर्वजों से अलग हो जाते हैं और एक नई जाति का निर्माण करते हैं। इस तरह से इन्होंने बताया कि जीवन काल में आए हुए परिवर्तनों को जीव उपार्जित कर लेता है और इसे फिर आनुवंशिकी द्वारा अपनी संतानों में पहुंचा देता है। इन्हीं मूल धारणाओं को प्रमाणित करने हेतु लैमार्क ने 2 उदाहरण भी प्रस्तुत किए। आइए जानते हैं लैमार्क के द्वारा प्रेषित उदाहरणों को। सबसे पहला उदाहरण उन्होंने लिया जिराफ का। अफ्रीकी जिराफ का उदाहरण लिया। लैमार्क के अनुसार जिराफ के पूर्वजों में ना तो लंबी गर्दन थी और ना ही लंबी टांगें थी, क्योंकि उस समय जिराफों के लिए धरातल पर पर्याप्त भोजन के रूप में हरी घास, फूल तथा घने पेड़ों का हरा भरा मैदान था। जिस क्षेत्र में वे रहते थे वातावरण में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण वहाँ की घास सूखने लगी और हरी झाड़ियाँ भी समाप्त हो गई। केवल ऊंचे पेड़ पौधे रह गए तथा वह भाग रेगिस्तान बनने लगा। इसके परिणाम स्वरूप ऊंचे ऊंचे रेगिस्तानी वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए जिराफ को अपनी गर्दन और अपने आगे वाले पैरों का अधिक से अधिक प्रयोग करना पड़ा, जिसके कारण धीरे धीरे उनकी गर्दन और अगले पैर निरंतर खिंचाव के परिणाम स्वरूप लंबे और विकसित होते चले गए। रेगिस्तान में भोजन की प्राप्ति हेतु गर्दन तथा अगली टांगों का अत्यधिक उपयोग करने के कारण वे विकसित हो गए और फिर यही अंग पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होकर वर्तमान जाति के स्थायी एवं उपयोगी लक्षण बन गए। इन्हीं लक्षणों को उपार्जित लक्षणों की वंशागत कहते हैं। तो इन्होंने जिराफ का बहुत अच्छा सा उदाहरण देकर ये समझाने का प्रयास किया कि जो आधुनिक जिराफ है उसका उद्भव कैसे हुआ होगा। इसी की तरह से उन्होंने अंगों के अनुपयोग का भी उदाहरण प्रस्तुत किया और बताया कि सर्पों में पादों की विलुप्ति का उदाहरण दिया। डिसअपीयरेंस ऑफ लिम्स इन स्नेक्स। लैमार्क सिद्धांत के अनुसार सर्पों के पूर्वजों में अग्रपाद तथा पश्चपाद दोनों प्रकार के पाद यानी पैर उपस्थित थे, जिसके कारण उन्हें बिल में घुसने, झाड़ियों से गुजरने के समय अत्यंत कठिनाई का अनुभव होता था। धीरे धीरे सर्पों ने अपने पैरों का उपयोग करना बंद कर दिया। लगातार उपयोग न करने के कारण पैर एवं उनसे संबंधित मेखलाएं धीरे धीरे छोटी होती गई और अंत में विलुप्त हो गई। बोआ प्रजाति एवं अजगर श्रेणी के सांपों में शोण मेखला यानी पेल्विक गर्डिल के अवशेषों की उपस्थिति
इसे प्रमाणित करती है। आज भी अजगर के स्केलेटन में शोण मेखला होती है जो प्रमाणित करती है कि कभी इसमें भी पैर रहे होंगे, लेकिन उनका उपयोग नहीं करने के कारण धीरे धीरे इनके पैर विलुप्त हो गए। इस प्रकार से लैमार्क ने अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग के प्रभाव का उदाहरण देकर के अपने सिद्धांतों को पुष्ट करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। उसके बाद फिर लैमार्क की आलोचना भी हुई। अनेक वैज्ञानिकों ने लैमार्कवाद का समर्थन किया, परंतु कुछ वैज्ञानिकों ने लैमार्कवाद की तीव्र आलोचना भी की और इस विचारधारा या अवधारणा को सबसे अधिक आलोचना जर्मन वैज्ञानिक बीजमान द्वारा किया गया। कई सारे एक्सपेरिमेंट, कई सारे तर्क विभिन्न वैज्ञानिकों ने दिए जो लैमार्क के द्वारा दिए गए सिद्धांतों के विपरीत थे। बीजमान ने लगभग 20 से 22 पीढ़ियों तक नवजात चूहों की पूंछ काटने का एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि पूंछ कटे हुए चूहों की संतानों में पूंछ का समाप्त होना तो दूर रहा, इसकी लंबाई तक नहीं घटी, अर्थात उनकी पूंछ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जबकि लैमार्क के अनुसार अगर उस चूहे के पेरेंट्स में पूंछ नहीं थी तो उनके बच्चों में भी पूंछ नहीं होनी चाहिए थी। इससे सिद्ध हुआ कि उपार्जित लक्षण वंशागत नहीं होते। इसी प्रयोग के आधार पर फिर बीजमान ने जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हम थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज के नाम से जानते हैं। इस तरह से बीजमान के एक्सपेरिमेंट से लैमार्कवाद को बहुत धक्का लगा। इसी प्रकार से चीन में स्त्रियों के छोटे पैर सुंदरता के प्रतीक माने जाते हैं, जिसके लिए वे लोहे के जूते पहनती हैं। कई पीढ़ियों तक लोहे के जूते पहनने के बाद भी उनके बच्चों के पैर सामान्य आकार के ही होते हैं। तीसरा लैमार्कवाद की आलोचना में तथ्य है कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं के नाक और कान छिदवाए जाते हैं और यह प्रथा कई सदियों से चली आ रही है। कई सदियां बीत जाने के बावजूद भी उनकी संतानों में छेद का कोई अंश भी नहीं पाया गया, जबकि लैमार्क के अनुसार उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, अर्थात बच्चे के पेरेंट्स में यदि कान नाक छिदे हैं तो उनके बच्चों में भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसी प्रकार से कई सारे अन्य उदाहरण भी दे करके लैमार्क की आलोचना की गई। रूसी वैज्ञानिक पापलोव ने चूहों को घंटी सुनाकर खाने के पास आने के लिए प्रशिक्षित किया। उन्होंने पाया कि चूहों पर हर पीढ़ी में उन्हें प्रशिक्षण दोबारा देना पड़ा। इससे प्रमाणित होता है कि उपार्जित लक्षण वंशागत नहीं होते। लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे वैज्ञानिक ऐसे भी आए जिन्होंने लैमार्क के समर्थन में भी अपने एक्सपेरिमेंट दिए और ये बताने का प्रयास किया कि लैमार्क के द्वारा दिए गए सिद्धांत सही हैं, और इन्होंने लैमार्क के पक्ष में अनेक उदाहरण प्रस्तुत करके लैमार्कवाद को सही ठहराने का प्रयास किया। सबसे पहला समनर का प्रयोग आता है। इनके प्रयोगों को भी आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। शुमनर ने 1990 में अपने प्रयोग के अनुसार बताया कि गर्म वातावरण में रखे गए चूहों में ठंडे वातावरण में रखे गए चूहों की अपेक्षा पूंछ और कर्णपल्लव टेल एंड एयर पिन्ना आकार में बड़े हो जाते हैं और यही लक्षण आगे उनकी संतानों में वंशागत हो जाते हैं। अर्थात शुमनर ने लैमार्क के वातावरण के प्रभाव
के सिद्धांत को पुष्ट करने का प्रयास किया है। दूसरा नाम आता है मैकडूगल का। मैकडूगल ने भी अपने प्रयोग चूहों पर ही किए हैं। मैकडूगल ने सन 1938 में चूहों को 45 पीढ़ियों तक एक ही रास्ते से आने जाने का अभ्यास कराया। उनके अनुसार प्रारंभिक या पैतृक पीढ़ियों के चूहों को अधिक अभ्यास कराने की आवश्यकता पड़ी, परंतु बाद में पीढ़ी दर पीढ़ी अभ्यास की ज़रूरत कम होती गई, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी इनका प्रशिक्षण कम समय में होता गया, जो कि लैमार्क के उपार्जित लक्षणों की वंशागत के सिद्धांत को पुष्ट करता है। तीसरे वैज्ञानिक कैमरर आए। कैमरर ने 1924 में सैलामंडर, टोड, छिपकली आदि के शरीर पर विभिन्न प्रकार की वातावरणीय दशाओं जैसे प्रकाश, ताप एवं नमी के प्रभावों का अध्ययन करके स्पष्ट किया कि इनके कारण परिवर्तित लक्षण संतानों में वंशागत होते हैं। इस तरह से कैमरर का प्रयोग, मैकडूगल का प्रयोग, शुमनर का प्रयोग, ये सारे प्रयोग लैमार्क के द्वारा बताए गए सिद्धांतों को पुष्ट करने का प्रयास करते हैं और ये बताते हैं कि लैमार्क के द्वारा दिए गए सिद्धांत काफ़ी हद तक सही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी आलोचना थी बीजमान ने जो की थी सन 1802 में, उन्होंने जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म दिया। उसका सही उत्तर ये लैमार्क नहीं दे पाता है, लैमार्क का सिद्धांत नहीं दे पाता है। इन्होंने बताया था कि कायिक कोशिकाओं के कोशाद्रव्य में होने वाले परिवर्तन ही वंशागत होते हैं। जनन कोशिकाओं के जनन द्रव्य से अंडाणु या शुक्राणु बनते हैं और जनन द्रव्य में होने वाले परिवर्तन जो गुणसूत्र या जीन्स को प्रभावित करते हैं वही वंशागत होते हैं, क्योंकि युग्मकों के माध्यम से जनन द्रव्य पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होता रहता है। इसके विपरीत जीवधारी की मृत्यु के समय कायिक द्रव्य अर्थात सोमेटोप्लाज्म नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से आज के इस ऑडियो नोट्स के माध्यम से जैव विकास के सिद्धांत जो प्रमुख रूप से 3 सिद्धांत हैं। लैमार्क द्वारा दिया गया सिद्धांत जिसे हम उपार्जित लक्षणों की वंशागत का सिद्धांत, और दूसरा डार्विन द्वारा दिया गया सिद्धांत जिसे हम प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत, और तीसरा ह्यूगो डे व्रीज के द्वारा दिया गया उत्परिवर्तन सिद्धांत या म्यूटेशन थ्योरी। 3 सिद्धांतों में से लैमार्क सिद्धांत क्या है, लैमार्क के अनुसार जैव विकास कैसे हुआ, इन्होंने अपने सिद्धांतों के जरिए सिद्ध करने का प्रयास किया है। इस तरह से लैमार्क ने अपने सिद्धांतों को पुष्ट करने के लिए इन्होंने प्रामाणिक पुष्टि भी की, और इसके लिए उन्होंने अफ्रीकी जिराफ का उदाहरण लिया और दूसरा सर्पों का उदाहरण लेकर अपने द्वारा बताए गए सिद्धांतों को सिद्ध करने का प्रयास किया। इसी प्रकार से लैमार्क के समर्थन में शुमनर वैज्ञानिक आए, कैमरर वैज्ञानिक आए, मैकडूगल वैज्ञानिक आए और अन्य कई वैज्ञानिकों ने लैमार्क को सिद्ध करने का प्रयास किया और बताया कि लैमार्क के द्वारा दिए गए सिद्धांत सही हैं। लेकिन लैमार्कवाद की आलोचना हुई और उसमें सबसे बड़ी आलोचना बीजमान के द्वारा दी गई, जिन्होंने जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत दिया और उन्होंने चूहों पर अपना प्रयोग करके देखा कि चूहों की 20 से 22 पीढ़ियों तक वो पूंछ काटते रहे, फिर भी नई संतानों में पूंछ का समाप्त होना तो दूर, इसकी लंबाई तक नहीं घटी। इसी प्रकार जीवन भर दाढ़ी बनाकर भी हम दाढ़ी विहीन पुत्र नहीं पैदा कर सकते।
इसी प्रकार लोहार अपने हाथों की मजबूत पेशियों को संतानों में नहीं पहुंचा सकता। इसी प्रकार से पहलवान के बेटों में जन्मजात पहलवानी का गुण नहीं आ सकता। इसी प्रकार से भारतीय नागरिकों में नाक और कान छेदने का, यहूदियों और मुसलमानों में खतने का रिवाज प्रचलित है, लेकिन ये कभी भी लक्षण वंशागत नहीं हुए। इस तरह से लैमार्क की आलोचना के बाद लैमार्कवाद समाप्त हुआ। इसके बाद अगले ऑडियो नोट्स के माध्यम से हम डार्विन द्वारा प्रेषित प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, जिसे हम डार्विनिज्म या डार्विनवाद कहते हैं, बताने का प्रयास करेंगे। आज जो भी आपको जैव विकास के सिद्धांतों में समझाया गया है उसे अपनी नोट्स कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। अगले ऑडियो नोट्स के माध्यम से हम डार्विनवाद की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। से शीघ्र ही अगले ऑडियो नोट्स के माध्यम से आपको डार्विनवाद प्रेषित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।